So, our today's topic is protease enzyme. प्रोटीज का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग, वो एंजाइम जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं उसको हम प्रोटीएजेस कहते हैं। ये बिलोंग करता है क्लास ऑफ जो कि हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करता है। इसको हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है या प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये आपका नेचर में भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन है कुछ प्रोटीएजेस एंजाइम की। इसकी क्लासिफिकेशन है डिफरेंट बेसिस पे। सबसे पहला है सोर्स टाइप पे कि हमें ये किस किस चीज़ से ऑब्टेन होता है। दूसरा है साइट ऑफ एक्शन, यानी कि कौन सी साइट ऑफ एक्शन पे ये अपना एक्शन शो करता है, कौन सी साइट पे। तीसरा है पीएच के बेसिस पे, और चौथा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। तो आज हम सब पढ़ेंगे कि ये कैसे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है हमारी सोर्स टाइप के, ये कौन कौन से सोर्स से हमें ऑब्टेन होता है। सोर्स टाइप में सबसे पहले इसकी सोर्स है प्लांट से जो हमें प्रोटीजेस मिलते हैं। ये पैपेन में, ब्रोमेलिन में जो है प्रेजेंट रहता है, और 99% ऑफ प्लांट्स में प्रोटीजेस एंजाइम जो है आपका प्रेजेंट रहता है। उसके बाद एनिमल सोर्स में ये पेनक्रियाटिन में रहता है, पेप्सिन में प्रेजेंट रहता है, ट्रिप्सिन में और रेनिन में भी ये प्रेजेंट रहता है। और माइक्रोबियल सोर्स जो होती है इसकी वेरियस बैक्टीरियाज में, फंगस में और वायरसेस में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साइट ऑफ एक्शन के बेसिस पे ये कितने टाइप में डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन ये दो तरह से डिवाइडेड है, एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज वो होता है जो कि क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनल्स पे कट करता है, यानी कि जैसे ये चेन है ये इसके एंड टू एंड कट करता है, इसको हम एक्सोपेप्टाइडेज कहते हैं। और सेकेंड इज एंडोपेप्टाइडेज, वो एंजाइम जो क्या करता है, इंटरनली कट करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को, यानी ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये इसको बीच टू बीच कट करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा साइट ऑफ एक्शन के बेसिस पे। अब हम पढ़ेंगे ऑन बेसिस ऑफ पीएच के बेसिस में ये 3 टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एसिड प्रोटीएजेस, सेकेंड इज बेसिक और एल्कलाइन प्रोटीएजेस, और थर्ड इज न्यूट्रल प्रोटीएजेस, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये आपका 4 टाइप में है। सेरेन प्रोटीएजेस, यानी कि जिसमें सेरेन प्रेजेंट रहता है, थायोल प्रोटीएजेस जिसमें थायोल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, मेटालो प्रोटीएजेस जिसमें मेटालिक ग्रुप कोई प्रेजेंट रहेगा, और एसिड प्रोटीएजेस जिसकी प्रॉपर्टी एसिड हो, जिसमें कोई एसिड प्रेजेंट रहेगा। ये उस तरह से ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन देख ली। क्लासिफिकेशन के बाद हम इसका देखेंगे कि हम इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। हम वही 4 स्टेप दोहराने वाले हैं। सबसे पहला सिलेक्शन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मीडियम, उसके बाद अपना प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के बाद रिकवरी और प्योरिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे जो सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है हमें, ठीक है। तो इसकी जो सोर्स है बैक्टीरिया और फंगी है, इसमें हम बैक्टीरिया में लेते हैं बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस, ठीक है। उसके बाद फंगी में हम लेते हैं एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस नाइगर और एक्सपरजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। अब जब हमने अपना सिलेक्शन कर लिया, अब हम अपना क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे मीडियम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और इसका स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसमें डिफरेंट म्यूटाजेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम एक्सरे और यूवी रेस का यूज़ कर सकते हैं एज अ म्यूटाजेन। उसके बाद अब हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम के फॉर्मुलेशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें डालेंगे प्रोटीएजेस का जो प्रोडक्शन होगा, या हमें जिस टाइप का प्रोटीएजेस मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि हमने मीडियम की कंपोजिशन किस तरह की ली है, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले लिया है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है बैसिलस NRRLB3411, ये इसका नंबर है मीडियम का जो हम बैसिलस का लेते हैं। इसको जब हम ग्रो करते हैं ग्रेन मीडियम पे, ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूट्रल प्रोटीएजेस प्रोड्यूस करता है, यानी कि हम इसमें देख रहे हैं
कि ये पीएच के बेसिस पे जो प्रोडक्शन किया है इसने, जैसे हमने बोला कि जिस तरह का प्रोटीएजेस प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने कंपोजिशन कैसे ली है। तो जब हम उसको इस वाले को प्रोड्यूस करते हैं बेसिलस को ग्रेन मीडियम में, तो ये न्यूट्रल प्रोटीएजेस देता है हमें, ठीक है। अब जब हम अब हम एक कल्चर को ग्रो करेंगे जिसमें हमने फिश मील एंजो सेरेलोज मीडियम का यूज़ किया है, इससे हमें क्या मिलेगा, एल्कलाइन प्रोटीएज मिलेगा। सेम एज हमने पेप्टोन और केसिन लिया तो ये इंड्यूस प्रोटीएजेस प्रोड्यूस करेगा। और इसी तरह से हम डिफरेंट मीडियम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जो है कार्बन सोर्स क्या लेंगे, कार्बन सोर्स जो हम इसमें लेते हैं वो है मोलासेस, बार्ले, कॉर्न, वीट, स्टार्च, हाइड्रोलेज, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन सोर्स में हम लेते हैं मील्स ऑफ सोयाबीन, कॉटन सीड, पीनट, वे, कॉर्न, स्टीप, लिकर, यीस्ट, हाइड्रोलेज्ड एंड सोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। अब हमने जब अपना मीडियम प्रिपरेशन कर लिया, अब हम उसके बाद करेंगे प्रोडक्शन के लिए हम इसको दो तरह से प्रोड्यूस करते हैं। ये दो तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, एक तो है सबमर्ज फर्मेंटेशन जिसमें हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, और एक है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन जिसमें हम फंगी का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सबमर्ज फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है क्या। सबमर्ज फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक क्लोज वेसल में डालते हैं। उस क्लोज वेसल में आपका रिच ब्रोथ होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ही हम इसको इसमें डालते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे ही हम अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है और उनका ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करते ही अपना जो है आपका डिज़ायर्ड एंजाइम जो होता है वो सॉल्यूशन में रिलीज़ कर देता है। इसको कहते हैं हम सबमर्ज फर्मेंटेशन। अब आया हमारा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। तो अब हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। अब हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन होता क्या है। इसमें हम कल्टीवेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी भी एक सॉलिड सबस्ट्रेट पे। हम सॉलिड सबस्ट्रेट अपना लेके आ सकते हैं, हम इसमें अपना ग्रेन्स ले सकते हैं, वीट ब्रान ले सकते हैं, शुगर बीट, पल्प और कॉर्नफ्लोर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉलिड सबस्ट्रेट जिसमें हम अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्टीवेशन करने वाले हैं, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं फर्मेंटेशन को, तो वो है टेम्परेचर, पीएच और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो उसमें डिज़ोल्व्ड है वो, नेचर और कंपोजिशन ऑफ द मीडियम और शेयर रेट जो हम फर्मेंटर में यूज़ करते हैं। ये सारे फैक्टर हैं जो हमारे फर्मेंटर के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें टाइम चाहिए है वो 3 to 5 डेज़ रिक्वायर्ड होता है और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैसिलस सबटिलिस ये प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीएजेस, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज़ के टाइम। अब हम देखेंगे कि इसकी हम रिकवरी कैसे करते हैं। रिकवरी और रिकवरी के लिए हम फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। रिकवरी में हमारा जो एक्वस पोर्शन होता है हम उसको कंसनट्रेट करते हैं इवापोरेशन की मदद से। इवापोरेशन करते हैं हम रिड्यूस प्रेशर जिसमें लगाते हैं हम नॉट लेस देन 40 डिग्री, ठीक है। अब जो हमारा प्रोटीएजेस प्रोड्यूस हो चुका है अब हम उसका प्रेसिपिटेशन करते हैं, ठीक है। उसमें हम यूज़ कर सकते हैं कोल्ड एसीटोन, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और अमोनियम सल्फेट। इससे हम प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं और जब हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा उसके बाद हम ड्राइंग करते हैं उसका वैक्यूम और स्प्रे ड्रायर के यूज़ से, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे हम कि इसकी एप्लीकेशन किस किस फील्ड में है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है उसकी डेयरी इंडस्ट्री में। डेयरी इंडस्ट्री में ये काम करता है चीज़ प्रिपरेशन का और ये चीज़ को कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैराकैसिनेट और कैसिनेट में, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ है बेकिंग इंडस्ट्री में। जब हम प्रोटीएजेस को मिक्स करते हैं फ्लोर के डो के साथ, ये क्या करता है, इजी कर देता है वो डो बनाने में, उसका मिक्सिंग टाइम को ये रिड्यूस कर देता है और उससे जो हमारा ब्रेड का लूफ होता है वो अच्छे टेक्सचर में आता है, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट यूज़ है सोया सॉस प्रोडक्शन में भी इसका काफ़ी यूज़ है।
जब हम इंडस्ट्रियल स्केल में बनाते हैं तो हम प्रोटीजेज और अमाइलेजेस का यूज़ करते हैं। ये डाइजेशन करता है जो डीफ्लेटेड सोयाबीन होती है उसका। उसके बाद इसका यूज़ है ब्रूइंग इंडस्ट्री में। ये क्या करता है, प्रोटीन को सोल्यूबलाइज करता है ताकि वो बार्ले एडजंक्शंस बना सके, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ है मीट टेंडराइजेशन। मीट टेंडराइजेशन का मतलब है जो मीट की जो हार्डनेस होती है ना, उसको ठीक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि वो मीट को एक सॉफ्ट बना सके। तो हम इसमें यूज़ करते हैं एक्सोजिनस प्रोटीएजेस जैसे कि कोलेजनेज या एस्पार्टिक प्रोटीएजेस। हम इनका यूज़ करते हैं ताकि हम अपने मीट का जो टेंडरनेस होती है, हार्डनेस, उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज की क्लीनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। और जो हमारे जैसे कि दाग धब्बे रह जाते हैं फूड्स के, ऑयल्स के या ब्लड के, तो उसको हम इजीली इससे रिमूव कर सकते हैं। और इसका यूज़ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ये क्या करता है, वोन्स को ट्रीट करता है, या कहीं जल गया हो, कट गया हो, या कोई जो लिम्फोलिटिक ल्यूकेमिया या किसी ब्लड ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब प्रोटीएजेस एंजाइम की प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे कि हम पेनिसिलिनेज एंजाइम की प्रोडक्शन कैसे करते हैं। पेनिसिलिनेज एंजाइम को हम बीटा लैक्टमेज एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये एंजाइम डिसरप्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है जो हमारी एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करता है ये एंजाइम। और ये जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है पेनिसिलिन का, उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का। इसमें जब हम पेनिसिलिनेज एंजाइम डालते हैं तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है बीटा लैक्टम रिंग का। ये जो है ये बीटा लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग। तो जब हम इसमें पेनिसिलिनेज एंजाइम डालते हैं तो बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक डाउन करता है और उसको एक ओपन चेन में बना देता है ऐसे। इस तरह से ये बीच वाला जो ये रिंग होती है ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको ओपन चेन बना देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, पेनिसिलिन्स और सिफामाइसिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, वो इसमें इंक्लूड होती हैं। नाउ वी विल सी कि कितने टाइप की पेनिसिलिनेज एंजाइम हम यूज़ करते हैं। तो वो 2 टाइप के यूज़ करते हैं। एक तो है पेनिसिलिन असाइलेज और अमाइडेज कह सकते हैं हम उसे, और दूसरा है लैक्टमेज, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला पेनिसिलिन असाइलेज होता है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं एस्परजिलस से और पेनिसिलियम से और म्यूकर से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। और ये एक्ट करता है अमाइड बॉन्ड, जो अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है ये उस पर एक्ट करता है। ये है वो अमाइड बॉन्ड, C+ONH, इस पे वो एक्ट करता है असाइल ग्रुप की हेल्प से। और जो कि असाइल ग्रुप आपका अटैच रहता है इसमें एक बेसिक न्यूक्लियस से, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं 6 अमीनो पेनिसिलानिक एसिड। उसके बाद जो दूसरा टाइप का पेनिसिलिनेज एंजाइम होता है वो है लैक्टमेज। लैक्टमेज को हम प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीसीज से। ये अटैक करता है लैक्टम रिंग पे पेनिसिलिन के, और ये देता है पेनिसिलोइक एसिड, ठीक है। ये जब एक्ट करता है तो ये पेनिसिलोइक एसिड देता है। और जब पेनिसिलिन असाइलेज ने एक्ट किया था तो उसने 6 अमीनो पेनिसिलानिक एसिड दिया था। अब उसके बाद अब हम देखेंगे कि हम इसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे। हम प्रोडक्शन के लिए वही 4 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला सिलेक्शन अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फिर फॉर्मुलेशन मीडियम का, उसके बाद प्रोडक्शन और उसके बाद रिकवरी। तो सबसे पहले सिलेक्शन में जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे वो हम लेते हैं बैसिलस सेरस, और इसको हम आइसोलेट करते हैं सॉइल सैंपल से ताकि हम अपना पेनिसिलिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। सिलेक्शन अब हमने कर लिया, अब हम फॉर्मुलेशन करेंगे मीडियम का। ये क्वांटिटीज़ जो होती हैं मीडियम को प्रिपेयर करने के लिए ये ऑलरेडी फिक्स्ड होती हैं। तो हम लेंगे ग्लूकोज ले सकते हैं, या हम ग्लिसरॉल लेंगे 2 ग्राम, पॉलीपेप्टोन लेते हैं हम 5 ग्राम, यीस्ट एक्सट्रैक्ट लेते हैं हम 5 ग्राम,
पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं हम 1 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं हम 0.2 ग्राम, और पीएच जो हम मेंटेन करके रखते हैं वो 9 पे करके रखते हैं। और पीएच को मेंटेन करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इसको रखते हैं वो 30 से 37 डिग्री पे रखते हैं। ठीक है, अब जब हमने अपना फॉर्मुलेशन कर लिया मीडियम का, अब हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए जो हमने 19 से 24 आवर्स के लिए जो हमने 19 से 24 आवर्स ओल्ड इनोकुलम प्रिपेयर करा हुआ था, हम उसको यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए। और ग्लूकोज या ग्लिसरॉल को हम ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन शुरू होता है पेनिसिलिनेज का। पीएच जो हम इसमें मेंटेन करके रखते हैं वो 9 है। टेम्परेचर हम 30 डिग्री पे रखते हैं, और हम इसको 23 आवर्स के लिए रखते हैं रोटेटरी शेकर में। ठीक है, उसके बाद हम इंड्यूसर के लिए बेंजाइल पेनिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं। 4 to 5 डेज़ के लिए हम इसको रखते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन के बाद हम अपनी रिकवरी करते हैं। रिकवरी हम सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं या फिल्ट्रेशन से करते हैं। हम रिकवरी इसलिए करते हैं, इससे हम अपना जो वेस्ट सेल डेब्रीज होती हैं उसको रिमूव करना चाहते हैं। हम इसको क्या करते हैं, पीएच पे रखते हैं 6.5 पे, और उसको फिल्ट्रेट करते हैं। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको स्टिर करते हैं एक कोल्ड टेम्परेचर में 30 मिनट के लिए। इसमें हम यूज़ करते हैं 50 ग्राम हाई फ्लो सुपर जेल का यूज़ करते हैं हम। ये जो सुपर जेल होता है ये सस्पेंडेड रहता है अमोनिया के वाटर में, और इसको हम मैकेनिकल स्टिरिंग कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और हम ये प्रोसेस जो है एक कोल्ड टेम्परेचर में करते हैं और 30 मिनट्स के लिए करते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अमोनियम सल्फेट। उससे क्या होता है, जो हमारे टाइनी फ्लॉक्यूल्स बचे होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं इससे, और फिर हम उसको ग्लास फिल्टर की मदद से उसको रिमूव कर देते हैं। फिर हम इसकी ड्राइंग कर देते हैं। ड्राइंग के लिए हम लायोफिलाइज्ड और फ्रीज ड्रायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में इसका सबसे पहला यूज़ है मेडिसिनल यूज़। पेनिसिलिनेज को हम यूज़ करते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट कर सके पेनिसिलिन से जो इंड्यूस्ड एलर्जीज़ होती हैं उससे, जैसे कि सीरम सिकनेस और नॉन अर्टिकेरियल एक्सेट्रा। ये जो भी एलर्जीज़ होती हैं ये हमें पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक से होती है। कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जिनको पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक लेने से साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, उसमें वो एलर्जीज़ कॉज कर देते हैं। तो उन एलर्जीज़ को हम ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिनेज एंजाइम देते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ है एनालिटिकल यूज़। ह्यूमन प्रोलैक्टिन जो प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में, हम उसको मेज़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं बल्क एंटीबायोटिक्स की। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो हमारा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है एक बल्क एंटीबायोटिक्स की, उससे हम उसका स्टेरिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं माइक्रोबियल क्लीनलीनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स की, जैसे कि हमारे जो कॉन्टैक्ट प्लेट्स हैं जिसमें हमने एंटीबायोटिक बनाया है, या हमने जो हमारा फ़्लो प्लेट्स है जिससे वो फ़्लो की गई थी, सेटल प्लेट्स होती हैं जिसमें हम उनको सेटल करते हैं। जिस चीज़ में हमारा ये पेनिसिलिनेज होता है, ये हमारी जो एंटीबायोटिक्स हमने मैन्युफैक्चर की होती है उसके हम क्लीनिंग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी क्लीनिंग करने के लिए हमारा जो सारी क्लीनिंग करते हैं वो हम इसके यूज़ से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो जितने भी प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम थे वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने जितना भी प्रोडक्शन करना था एंजाइम का वो हमारा सारा एंजाइम्स प्रोडक्शन हो गए। हमने 6 एंजाइम देखे। सबसे पहले हमने देखा अमाइलेज एंजाइम, फिर कैटलेज एंजाइम, फिर पेरोक्सिडेज एंजाइम, फिर हमने देखा लाइपेज एंजाइम, फिर हमने प्रोटीएसेस एंजाइम, और लास्ट में हमने पेनिसिलिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन देखा। यहाँ हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम का टॉपिक कंप्लीट होता है।